हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो उसके अंदर वेंटिलेशन कैसे होती है, यानी कि हवा कैसे फेफड़ों तक जाती है और कैसे उसमें गैस एक्सचेंज होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेश एयर जो इर्द गिर्द हमारे हवा है उसमें ज़ाहिर है ऑक्सीजन मौजूद होती है 21% तक। तो फ्रेश एयर को पंप किया जाता है लंग्स में, फेफड़ों के अंदर भरा जाता है। और जो फेफड़ों के अंदर पुरानी हवा होती है जिसको हम स्टेल एयर कहते हैं, स्टेल का मतलब है बासी, पुरानी, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको पंप किया जाता है लंग्स से बाहर। तो ऑक्सीजन वाली हवा अंदर भरना, कार्बन डाइऑक्साइड वाली को बाहर निकालना, इस प्रोसेस को वेंटिलेशन कहते हैं। अब ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, यानी कि चीज़ें मूव कर रही हैं जिसकी वजह से आपके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है और ऑक्सीजन वाली हवा अंदर आ रही है। और इसके दो हिस्से हम कर सकते हैं, एक को कहते हैं इंस्पायरेशन, इंस्पायर कहते हैं अंदर हवा भरने को, फ्रेश एयर आपके फेफड़ों में मूव करती है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। और फिर एक्सपायरेशन है, एक्स का मतलब एग्जिट से है, बाहर निकलना। एक्सपायरेशन के दौरान हवा बाहर निकलती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है ज़्यादा मिकदार में। तो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन दो फेजेस हैं। रिदमिक साइकिल चलता है, यानी कि ऑटोमेटिकली प्रोसेस चल रहा है और तकरीबन 1 मिनट में 15 से 20 दफ़ा एट रेस्ट आप सांस लेते हैं, यानी कि 3 सेकंड में, रफली 3 या 4 सेकंड में एक दफ़ा आप सांस ले रहे होते हैं, उस वक्त जब आपने कॉन्शियसली ये जहन में नहीं लाए हुए कि आप सांस ले रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। अलबत्ता जब आप चाहें तो अपने जहन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, 100% नहीं कर सकते। 3 एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये कि लंग्स, फेफड़े आपने खाए हुए हैं, जब गाय बकरी को आपने ज़िबा करके खाया तो उसमें आपने फेफड़े वाली बोटी देखी हुई है ज़ाहिर है। तो उसके अंदर उसको देखें तो वो बड़ी नरम सी बोटी होती है, अंदर से वो स्पंजी होती है, बारीक बारीक माइक्रोस्कोपिक उसके अंदर सुराख होते हैं। और लंग्स के अंदर कोई मसल्स मौजूद नहीं है बजाते खुद, तो लंग्स बजाते खुद हवा को खींच नहीं सकते, बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनके पास एल्वियोलाई के अंदर कोई मसल्स मौजूद नहीं है। तो इनकी पैसिव एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का बंदोबस्त किया हुआ है। पैसिव का मतलब ये है कि वो खुद हिलते जुलते नहीं है, कोई दूसरा उनको फुलाएगा और उनको सुकेड़ेगा, ठीक है। तो अपने पास उनके एक्टिव काम करने के लिए सलाहियत मौजूद नहीं है, दूसरे उनसे करवाते हैं, तो इसको पैसिव एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो पैसिव एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन में जो चीज़ हेल्प करती है वो एक है डायाफ्राम। डायाफ्राम कहते हैं, ये यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ब्लू कलर में फेफड़े हैं और नीचे ये जो रेड कलर का बड़ा सा मसल लगा हुआ है, यही चीज़ आपको साइड से यहाँ पे दिखाई हुई है, इसको डायाफ्राम कहते हैं। ये बेसिकली सीने वाले खाने और पेट वाले खाने को अलग अलग करता है, यानी कि मैदा, आंतें वगैरह डायाफ्राम के नीचे पड़े हुए हैं और दिल और फेफड़े डायाफ्राम से ऊपर पड़े हुए होते हैं। तो ये एक मस्कुलर शीट है, मसल्स की बनी हुई शीट है, जो जिस वक्त रेस्ट पे है या रिलैक्स्ड सिचुएशन में है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो इसकी शेप इस तरह डोम लाइक होती है, गुंबद नुमा शेप गोल सी बनी हुई होती है। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये तकरीबन सीधा हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल हालत में कॉन्ट्रैक्ट करके सीधा सा हो जाता है, तकरीबन ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो जब ये रेस्ट में है तो ऊपर चला जाता है और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो नीचे आ जाता है। ये अब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। तो लेस डोम लाइक हो जाता है कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में और डोम लाइक है, गुंबद नुमा है रिलैक्स स्टेट में। फिर तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है रिब्स के इंटरकोस्टल मसल्स। ये जो आपकी सीने की हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों के दरमियान में मसल्स होते हैं जिनको चांपें आपने खाई हुई हैं, ठीक है। वो सीने की हड्डियों के दरमियान जो थोड़ा थोड़ा सा गोश्त होता है, उन मसल्स को इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। तो ये चेस्ट कैविटी की दीवार बनाती हैं, सीने की हड्डियों के दरमियान में मसल्स हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और ये रिब केज को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं और नीचे रख सकते हैं। जब आप सांस भरते हैं तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके सीने की हड्डियों को ऊपर उठा लिया, फिर अब जब आप सांस निकालते हैं तो उन्होंने रिलैक्स करके सीने की हड्डियों को नीचे की तरफ ले गए हैं। तो ये सीने की हड्डियों को ऊपर उठा सकते हैं या नीचे बिठा सकते हैं। तो इन दोनों के एक्शन की वजह से ओवरऑल चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। अंदर एरिया, सॉरी कह रहा हूँ, वॉल्यूम उसका इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। खाने को कभी फुलाया जाता है, कभी सुकेड़ा जाता है। तो इंस्पायरेशन के दौरान
चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज किया जाता है, उसके अंदर मौजूद जगह को इंक्रीज किया जाता है। कैसे? नंबर एक, आपके रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। रिब्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से रिब्स ऊपर की तरफ उठेंगी, जिसकी वजह से ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। फिर डायाफ्राम के मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वो नीचे की तरफ चले जाएंगे। जब वो नीचे की तरफ जाएंगे तो भी नीचे की तरफ खींचने की वजह से भी ओवरऑल अंदर की जगह ज्यादा बन जाएगी। तो इन दोनों की वजह से अंदर जो इलाका है वो फैल जाएगा। फैले होने की वजह से अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। नतीजा क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हवा अंदर की तरफ आएगी। उसके मुकाबले में जब आप वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं तो अंदर प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से लंग्स फैल जाते हैं। फैलने की वजह से अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम की वजह से हवा अंदर की तरफ आएगी उस वैक्यूम को पुर करने के लिए। उसके मुकाबले में एक्सपायरेशन के दौरान वो रिब्स के मसल रिलैक्स हालत में आ जाते हैं वापस। रिब्स नॉर्मल अपनी नीचे की तरफ बैठ जाती हैं। इसी तरह डायाफ्राम के मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। उनके रिलैक्स करने की वजह से डायाफ्राम ऊपर डोम वाली हालत में चला जाता है, वापस गुंबद बन जाता है और वो मसल्स को पुश करता है। उसकी वजह से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, उसके अंदर की जगह कम हो जाती है और लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। लिहाजा अंदर जो हवा पहले मौजूद थी अब उसको पुश करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये फिनोमिनन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ये इसके मसल्स, रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये फूल जाएंगे, लंग्स फूल जाएंगे। फिर दोनों मसल्स जब रिलैक्स करेंगे तो कैविटी छोटी हो जाएगी। छोटी होने की वजह से फेफड़ों के अंदर जो हवा भरी हुई है वो बाहर निकल जाएगी। यही चीज आपको यहाँ पे दिखाई हुई है दोबारा से कि सांस अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है। और जिस वक्त ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, चेस्ट कैविटी फैलती है, उस वक्त उसके अंदर प्रेशर कम हो जाता है। ये प्रेशर दिखा रहा है और प्रेशर कम होने की वजह से हवा अंदर आती है। फिर डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है, चेस्ट के मसल्स नॉर्मल हालत में आते हैं और उसकी वजह से हवा बाहर निकाल दी जाती है। तो अब ये प्रॉब्लम बनती है कि जब स्कूबा डाइवर्स होते हैं, यानी कि वो सूट पहन के पानी के अंदर चले गए, समंदर के अंदर वो तैर रहे होते हैं, तो उस वक्त जब आप ज्यादा नीचे जाते हैं, गहराई में जाते हैं पानी में, तो उस वक्त पानी का वजन ऊपर से पड़ रहा होता है। और वो पानी का वजन पड़ने की वजह से क्या होता है कि आप वो इंटरकोस्टल मसल जोर लगाते हैं चेस्ट कैविटी को ऊपर फुलाने के लिए, लेकिन वो फुला नहीं पाते क्योंकि ऊपर से वजन, मतलब ये ऐसे ही है कि जैसे कोई आपके सीने पे चढ़ के बैठ गया है तो आपसे सांस नहीं लिया जा रहा, तो वो पानी के प्रेशर की वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में वो क्या करते हैं, वो सिलेंडर्स लेके जाते हैं जो वो मुंह के साथ उन्होंने मुंह में वो लगाया हुआ होता है। उस सिलेंडर से जबरदस्ती प्रेशर से हवा आती है और आपके फेफड़ों के अंदर भरती है, और उसकी वजह से, उस प्रेशर की वजह से फेफड़े फैलते हैं। वरना आप उस प्रेशर से, यानी कि गहराई में जब आप तैर रहे हो तो प्रेशर की वजह से, पानी के प्रेशर की वजह से आप सीने को नहीं फुला सकते।